हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 9 में चैप्टर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंसंट्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज थे। तो आज हम लोग उसका पहले एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, to make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. ये क्या है हमारा सोडियम क्लोराइड सोल्यूट हो गया, है ना। हमें सोल्यूट कितना दे रखा है 36 ग्राम, यानी मास दे रखा है 36 ग्राम, और सॉल्वेंट दे रखा है हमारे को 100 ग्राम मास। ठीक है। अब यार कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या था हमारा कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यार यहाँ सॉल्यूशन तो दे ही नहीं रखा, हमें तो यहाँ पे सॉल्वेंट दे रखा है। क्या दे रखा है हम लोग को? सॉल्वेंट। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये दोनों दे रखा है। अब देखो सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा हमारा, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन? सोल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन ही होता है ना सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, यानी 136 ग्राम हो गया। सॉल्यूशन यही तो होता है ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन, जब हम मिक्स करते हैं उसको। अब हमारे को क्या क्या पता चल गया? सोल्यूट का मास पता है, सॉल्यूशन का मास पता चल गया। हमें क्या निकालना है? कंसंट्रेशन। फॉर्मूले में रखेंगे 36 ग्राम डिवाइड बाय 136 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.26 समथिंग आएगा, और उसको हम 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26% कंसंट्रेशन। ये क्या हो गया आपका आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमारे बाकी के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। अब हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। तो सस्पेंशन। देखो सस्पेंशन क्या होता है, ये एक तरीके का मिक्सचर होता है जो कि अनस्टेबल होता है और हेट्रोजेनस होता है, राइट। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये जो सैंड वाटर हमने लिया है, ये स्टेबल नहीं होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होते, ठीक है ना। और ये स्टेबल नहीं रहता, मतलब आप इसको पानी के अंदर जब आप मिट्टी घोलोगे और उसको कुछ देर के लिए आप ऐसे यूं रख दोगे ना साइड के अंदर, तो जो सैंड के ग्रेन्स है ना, वो धीरे धीरे यहाँ से आके सारे के सारे यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं नीचे की साइड। यहाँ बहुत सारे सैंड के ग्रेन्स आपको इकट्ठे हो जाएंगे। ओके। अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज में ये होगा, देखो सस्पेंशन के अंदर जो इसके पार्टिकल्स है वो भी हम लोग देख सकते हैं इजीली। हमारे को कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं, इसके पार्टिकल्स को देखने के लिए इजीली देख सकते हैं, राइट। तो अब देखो क्या हुआ। A suspension is a heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended। यानी कि सोल्यूट क्या था हमारा इसके अंदर? सॉल्वेंट तो हमेशा पानी रहता है। सोल्यूट क्या था हमारा? सैंड था, है ना। तो वो क्या इसमें डिसॉल्व हुआ? नहीं हुआ ना। सैंड जो था वो इसमें डिसॉल्व नहीं हुआ, वो नीचे आके दिखने लग गया, हमें सस्पेंड हो गया। वो यहाँ दिख रहा है नीचे की साइड आराम से। तो suspension is a heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended। तो एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा सस्पेंशन का? सैंड वाटर या फिर चॉक इन वाटर। यानी अपन जो बोर्ड पे जो चौक यूज करते हैं ना, उसको भी अगर आप लोग इसमें घोलोगे और इसको ऐसे रख दोगे ना कुछ देर के लिए, तो कुछ देर बाद में चौक के जो पार्टिकल्स है, जो ग्रेन्स होंगे, वो नीचे दिखने लग जाएंगे। यानी इसके जो पार्टिकल्स वो स्टेबल नहीं है, ये सॉल्यूशन स्टेबल नहीं रहा। ये सॉल्यूशन कौन सा हो गया? अनस्टेबल सॉल्यूशन। ओके। अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या हुई? इसके पार्टिकल्स की साइज बड़ी होती है। ऑब्वियस बात है, ग्रेन्स जो है हम लोग एक तो शुगर वाटर अगर हम लोग देखते हैं और एक सैंड वाटर देखते हैं, सैंड के पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, शुगर वाटर में शुगर के पार्टिकल्स नहीं दिखते। यानी कि इस सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है, उनको हम लोग सीधा देख सकते हैं कि हमें कोई माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। ओके, हमें किसी भी मतलब मैग्नीफाइंग करने के लिए कोई भी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके पार्टिकल्स की साइज ही बड़ी है। अब यार जब सैंड के पार्टिकल्स की साइज बड़ी होगी, ठीक है, जैसे कि ये हमने बनाया, सैंड के पार्टिकल्स बिखरे हुए बहुत सारे तो नीचे है, कुछ कुछ यहाँ बीच में तैर भी रहे, ठीक है। पार्टिकल्स की साइज बड़ी है, जब आपने यहाँ पे टॉर्च लगा दी, राइट, यहाँ से जब लाइट की बीम जाएगी तो जब वो इससे टकराएगी तो पार्टिकल से जब लाइट की बीम टकराएगी तो लाइट्स की जो बीम है, रेज है, वो स्कैटर होगी, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े हैं, वो इधर उधर जाएगी। दूसरा, इसके अंदर जब जा ही रही स्कैटर हो रही, तो हमारे को इस सस्पेंशन के अंदर ना इसका पाथ दिखता है लाइट का।
अब देखो पानी के आर पार करोगे आपको पार्ट वो उसका पाथ नहीं दिखेगा, डायरेक्ट यहाँ पता चलेगा, पर जब इसका तो कलर ही चेंज हो जाता है, पूरा मिट्टी के ग्रेन्स होते हैं, तो जो लाइट यहाँ से जा रही है ना उसका पाथ भी हमको दिखता है, लाइट बीम का पाथ भी सॉल्यूशन के अंदर हमारे को दिखाई देगा मिक्सचर के अंदर। पार्टिकल्स scatter beam of light, path of beam light visible in suspension, right? may or may not show Tyndall effect, Tyndall effect दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता है। पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ऑब्वियस सी बात है, जब आप मिट्टी वाले पानी को अगर सेपरेट करोगे, फिल्टर करोगे, तो ग्रेन्स अलग हो जाती है और पानी अलग हो जाता है ना, तो सेपरेट हो जाता है। अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है, हाँ अनस्टेबल होता है, मिट्टी का जा रही नीचे जाके इकट्ठी हो रही ना, आप उसको अगर मिला के अच्छे से रख दोगे कुछ देर बाद में मिट्टी नीचे चल जाएगी, वो स्टेबल नहीं रहता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कोलोइडल सॉल्यूशन। इन कोलोइडल सॉल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन सॉल्यूशन, यानी कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है ना वो यूनिफॉर्मली होते हैं, वो ऊपर नीचे नहीं होते, वो यूनिफॉर्मली सस्पेंड होते हैं, यानी कि ये एक टाइप से सस्पेंशन की तरह है, ये होमोजेनियस नहीं है, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। कोलोइडल सॉल्यूशन अपीयर्स होमोजेनियस बट इन एक्चुअल इट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब देखो समझो, अब ये दूध हमारे को होमोजेनस दिख रहा है ना भाई, जब हम लोग दूध ग्लास में डालते हैं तो ऐसा तो है ही नहीं कि कुछ देर बाद में पानी ऊपर दिखता है दूध नीचे 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 दिखेगा, नहीं होता ना, दूध तो वैसा का वैसे ही रहता है, तो इस हिसाब से तो ये होमोजेनस होना चाहिए था, बट ये होमोजेनस नहीं है। क्यों? दूध किस किस का मिक्सचर होता है? वाटर का मिक्सचर होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कैल्शियम भी आता है दूध में, और भी बहुत सारे कुछ होते हैं एंजाइम्स वगैरह। तो इन सब के पार्टिकल्स, जैसे कि ये मान लो प्रोटीन का है, ठीक है, प्रोटीन हमने सर्कल में मान लिया है, राइट। कैल्शियम को हम लोग स्क्वायर में मान लेते हैं, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर लिया, 3 स्क्वायर, ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने ये मान लिया, ठीक है। ये स्क्वायर हमने किसका मान लिया? कैल्शियम का मान लिया। फैट को हम लोग डॉट मान लेते हैं, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग जगह है, बट इस हिसाब से तो ये होमोजेनियस होना चाहिए क्योंकि ये स्टेबल है, पर ये स्टेबल नहीं है, ये सस्पेंडेड है यूनिफॉर्मली, यानी कि ये जो पार्टिकल्स है ये नीचे तो नहीं जाएंगे, पर ये अलग अलग जगह अलग अलग है, यानी कि अगर यहाँ से आप दूध लेके उसको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 2 कैल्शियम है, 1 प्रोटीन है, 3 फैट है, राइट। अगर यहाँ से आप ले तो या तो 7-8 तो फैट हो गए, 3 वो हो गया कैल्शियम हो गया, 1 प्रोटीन हो गया, राइट। यहाँ पे 1 प्रोटीन 1 कैल्शियम 2 फैट, यानी सब जगह जो इनके पार्टिकल्स है अलग अलग प्लेस पे वो अलग अलग है क्वांटिटी के अंदर है, यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड है, पर ये स्टेबल है पर यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड है, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स है अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की क्वांटिटीज में मिलेंगे आपको। प्रोटीन के कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कैल्शियम के ज्यादा है, कहीं पे कैल्शियम के कम है, कहीं पे फैट के ज्यादा हो गए, तो दिखने में तो ये हमारे लिए होमोजेनस है, पर क्या हो गया, ये हेट्रोजेनस हो गया क्योंकि इसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड है, पर एक जैसे नहीं है सब जगह। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी 2 प्रोटीन है तो यहाँ पर भी 2 प्रोटीन है, मतलब कि यहाँ अगर 2 प्रोटीन है इस एरिया में तो यहाँ पर भी 2 प्रोटीन होंगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ये होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। इसके और एग्जाम्पल क्या होते हैं, ब्लड को ले लो, ब्लड में भी हमारे अलग अलग तरीके के मिनरल्स या कुछ कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, आयरन वायरन जो होता है हमारे, ठीक है, वो भी जरूरी नहीं कि अगर आपने यहाँ से एक मान लो उंगली के इस कोने से ब्लड निकाला, यहाँ पे आयरन आया 4 और सोडियम आया 5, तो दूसरी जगह से निकालोगे वहां पे वही क्वांटिटी मिलेगी, नहीं, ब्लड फ्लो होता रहता है, जगह जगह क्वांटिटी चेंज होती है, क्या पता यहाँ पे रिवर्स हो जाए, इसलिए ये कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाता है। दिखने में होमोजेनस होता है पर एक्चुअल में ये हेट्रोजेनस होता है, ओके, ये होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज क्या होगी, इसके जो सोल्यूट पार्टिकल्स है ना वो सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं पर सस्पेंशन से छोटे होते हैं, और इसके पार्टिकल्स को ऑब्वियस से बात है हम लोग नहीं देख सकते डायरेक्टली, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते तो वो लाइट के जो पाथ है उसको स्कैटर कर देते, पार्टिकल से अगर लाइट टकराएगा, लाइट बीम टकराएगी तो स्कैटर हो जाएगी। और पाथ ऑफ लाइट ऑब्वियस, अगर आप दूध के ग्लास के अंदर पाथ ऑफ लाइट भेजोगे तो वो विजिबल होगी, ऐसा तो है नहीं कि हमारे को डायरेक्ट यहाँ दिखेगी, नहीं, आप दूध के ग्लास को रखो, उसके साइड में टॉर्च चलाओगे तो वो टॉर्च से जो लाइट जा रही है उसका पाथ आपको दूध के अंदर दिखेगा, ग्लास के अंदर दिखेगा, ओके। टिंडल इफेक्ट हमेशा शो करता है ये,
पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ऑब्वियस बात है, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते इसके पार्टिकल्स को। आप लोग दूध को कितना ही छन्नी से छान लो, वो पार्टिकल्स उसके अंदर ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि पानी निकलता है और दूध के प्रोटीन अलग हो जाते, नहीं होते। सॉल्यूशन स्टेबल रहता है, जो सॉल्यूशन एक बार बन गया वो बन गया, वो स्टेबल ही रहेगा, उसको अनस्टेबल नहीं कर सकते। अब देखो, हमने तीन जगह पढ़ लिया कि यार टिंडल इफेक्ट दिखाता है, नहीं दिखाता है, मैं भी दिखा सकता है, मैं भी नहीं दिखा सकता। आखिर टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो देखो, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आप ये देखो, अगर आप कभी जंगल में जाओगे, कोई अंधेरी जगह में जाओगे, वहां पे डस्ट के पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, तो ये लाइट का अपन को पाथ दिख रहा है। सूरज से जो रोशनी आ रही है, नॉर्मल आप लोग बैठे रहोगे, आपको लाइट का पाथ नहीं दिखता, आपको इस तरह की लाइनें नहीं दिखेगी, राइट। बट कभी कभार क्या होता है, अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हवा में होते हैं, या जैसे आप जंगल में जाते हो, तो आपको ऐसे लाइट के पाथ दिखने लग जाता है ना। ये हो गया। या फिर आप ना किसी रूम में जाओ जहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट उड़ रही है, तो आपको इस तरीके से लाइट का पाथ दिख रहा है, इस तरीके से लाइट का पाथ दिखता है। इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, राइट। फ्लैश लाइट जलाई, सॉल्यूशन से जा रहा है, पाथ नहीं दिख रहा है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, यहाँ हमारे को लाइट का पाथ दिख रहा है। तो अभी तक हिंदी में तो आपको नॉर्मली डेली लाइफ एग्जांपल से समझ में आ चुका होगा कि आगे टिंडल इफेक्ट होता क्या है। ओके, द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। किसकी वजह से? कोलॉइडल पार्टिकल्स की वजह से। कोलॉइडल हमने अभी अभी पढ़ा, यानी उसके अंदर कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कोलॉइडल पार्टिकल्स। इससे लाइट बीम आके टकरा रही है और हमारे को पाथ दिख रहा है, राइट। तो ये होता है टिंडल इफेक्ट। ड्यू टू दिस इफेक्ट वी कैन सी पाथ ऑफ लाइट। ऑब्वियस, हम लोग यही देख रहे हैं, देखो ये लाइट दिख रही है। आप नॉर्मल अगर खड़े हो जाओ, बाहर जाओ अभी, क्या आपको लाइट का पाथ दिखेगा? आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आ रही कहाँ से जा रही। पर ऐसे अगर कहीं भी आप डस्ट वाले रूम में, आप बहुत सारी डस्ट उड़ी आपके रूम में, तो आपको देखना, जब सुबह कभी देखना मम्मी और झाड़ू निकाल रहे हो, ठीक है, तो वो डस्टिंग अगर जिस दिन वो करें, अभी दिवाली की साफ सफाई होगी आने वाले टाइम में, तब देखना खूब ज्यादा धूल उड़ेगी, तब आप देखना लाइट का पाथ आपको अलग से दिखेगा। वो होता है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या हो गया? द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। यानी बीम ऑफ लाइट की जो बीम ऑफ लाइट जो है वो स्कैटर हो रही है, पार्टिकल से टकरा रही है ना, कोलॉइड हो रही है, पार्टिकल से टकरा रही है। कोलॉइड का मतलब क्या होता है? कोलॉइड होना, टकराना। तो टकरा रही है, स्कैटर हो रही है, और उसकी वजह से हमें उसका पाथ भी दिख रहा है। तो ये होता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, आज की वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।